आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। सिर्फ एक बात ने बनारस को महाकाव्य जैसा बनाया। बनारस की पहचान के सारे बिंब भटके हुए देवता हैं। वे अपने मंदिरों से बाहर निकलकर भक्तों की अंतहीन कतार में खड़े हैं। समय नाव में बैठा है और साधु का लंगोट आसमान में पतंग की तरह लहरा रहा है। मैकडॉनल्ड्स की स्मार्ट इमारत के सामने ठेठ कचौरी जलेबी का फिदाइन ठेला लगा हुआ है। सब अपने आप में एक दूसरे से अलग अलग बनारस हैं। बनारस असंभव जगह है, उसकी नाप मुश्किल है। इस पार भी है, उस पार भी, राख में है और बालू में भी है, खड़ा है और भाग रहा है, नींद में है और जाग रहा है। आग और पानी का मुकाबला है बनारस। शोर के साथ संगीत की जुगलबंदी है, मंत्र और गालियों में होड़ है। प्यार की सबसे कोमल कहानी का नायक पहलवान है। निर्गुण के गुण राम हैं और सगुण मस्जिद में सोया है। एक बार सिकंदर लोदी बनारस आया तो उसने कबीर को बुलावा भेजा। कबीर साहब खूब सज धज कर सुल्तान से मिलने चले। रास्ते में बहुत से लोग उनके साथ हो लिए। जब कबीर सिकंदर लोदी के दरबार में पहुंचे तो बहुत देर हो गई थी। सुल्तान बहुत गुस्से में था। उसने वजह पूछी। कबीर का जवाब ही बनारस का जवाब है। उन्होंने सुल्तान से कहा, हुजूर, रास्ते में एक चींटी मिल गई थी। वो 9 मन काजल लगाए हुए थी। उसके एक कंधे पर ऊंट था तो दूसरे पर हाथी। बड़े शान से न जाने कहां चली जा रही थी। मैं भी कुछ दूर तक उसके पीछे चलता चला गया। उसी में देर हो गई। कुछ बादशाह समझदार होते हैं। सिकंदर लोदी भी था। वो समझ गया। उसके तर्क सम्मत दुनियादार सवाल का ऐसा टेढ़ा अलौकिक जवाब देने वाला कोई कवि नहीं हो सकता था। उसकी आवाज में दरअसल एक शहर बोल रहा था। ऐसा शहर जिसके पास हर प्रश्न का अनूठा तर्कातीत उत्तर है। मौत के उत्सव का शहर। मृत्यु जीवन का अंत, शोक का सबसे गाढ़ा मौका। बनारस ने इस क्षण का सामना उत्सव से किया, मरण को मंगल में बदलकर। इसे किसी भी दिन और किसी भी समय महाशमशान यानी मणिकर्णिका पर जाकर नसों में महसूस किया जा सकता है। मृत्यु पर इतने अनुष्ठान, इतना आवागमन, इतने अभिराम विजुअल्स और इतने कोलाहल को शामिल कर लिया गया कि मरने का दुख अकेला पड़ जाए। अगर मरने के बाद के समय को अनुभव किया जा सकता तो यकीन मानिए दुनिया भर के लोग निरे एडवेंचर की खातिर यहीं आकर मरना पसंद करते। बनारस की पहचान के सारे बिंब भटके हुए देवता हैं। वे अपने मंदिरों से बाहर निकलकर भक्तों की अंतहीन कतार में खड़े हैं। समय नाव में बैठा है और साधु का लंगोट आसमान में पतंग की तरह लहरा रहा है। साल भर राधे राधे करने वाले पुष्टि मार्गी रामलीला में सीता और लक्ष्मण का श्रृंगार कर रहे हैं। नदी रेत में छिपी हुई है। मैकडॉनल्ड्स की स्मार्ट इमारत के सामने ठेठ कचौरी जलेबी का फिदाइन ठेला लगा हुआ है। सब अपने आप में एक दूसरे से अलग अलग भी बनारस हैं। प्रेमचंद को शहर की बात नहीं आती। जयशंकर प्रसाद को गांव का पता नहीं मालूम। छन्नूलाल मिश्र ध्रुपद नहीं जानते। काशीनाथ सिंह का कविता से कोई लेना देना नहीं है। संगीत, नृत्य, साहित्य और नाटक में ठीक है कि उस्ताद गिरिजा देवी, सितारा देवी, हजारी प्रसाद और भारतेंदु जैसी हिमालयन शख्सियतें इन दिनों यहाँ नहीं है, लेकिन औसत और मंझोले दर्जे के लेखक, कलाकार, नर्तक और संगीतकार जितने बनारस में हैं शायद ही दुनिया में कहीं होंगे। यानी माहौल खूब है। बनारस में तो 7 वार और 9 त्योहार। हर बड़े त्योहार के पीछे यहाँ का खास अपना छोटा और सुंदर विचित्र सा कोई पर्व और है। दशहरे के पीछे भरत मिलाप, दिवाली के बाद देव दीपावली और होली से सटा हुआ बुढ़वा मंगल। ये शहर हर बार परंपरा पर अपने हस्ताक्षर कर देना चाहता रहा है। आधा पुरातन, आधा अधुनातन। नौजवान इस शहर से ऊबे या घबराए नहीं।
उन्होंने इस शहर के पारा पारा रूपों का आलिंगन कर लिया और अपनी हैसियत भर उसे बदलने भी लगे। पिछले 2 दशकों में यहां जो भी बदलाव हुए हैं, उनकी वजहों में राजनीति के साथ साथ यौवन भी बराबर बराबर शामिल है। जैसे बनारस कथक नृत्य का गढ़ है, पर सितारा देवी और गोपी कृष्ण ने जितनी बड़ी लकीर खींच दी है, उससे कैसे पार पाया जा सकता था। लेकिन रुकिए, यहीं की एक लड़की सोनी चौरसिया ने रोलर स्केट्स पर बिना रुके, बिना गिरे, रात और दिन को एक में मिलाकर लगातार 124 घंटों तक नृत्य किया और गिनीज बुक में चली गई। इस बीच गुणवत्ता नहीं, बेचैनी जरूरी चीज बनकर उभरी और उसने उचक्कर विगत की महानताओं को छू लिया है। अतीत को झमेला मानकर चलने में निराशा और कुंठा का ही व्यापार संभव है। वहीं इसे पूजा की वस्तु बनाकर भी सिर्फ नकली ही हुआ जा सकता है। बनारस तो जैसा है वैसा है, आधा पुरातन, आधा अधुनातन, आधा भरभरा कर गिरता हुआ, आधा उसके मलबे से निकलकर जी उठने के लिए संकल्पबद्ध। किस ओर रहना है, ये हमारे ऊपर है। आंकड़े बताते हैं कि बनारस भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से है। रोजाना बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक और आसपास के जिलों के लोग यहां आते हैं। वे जितनी देर तक यहां रुकेंगे, उतना ही फायदा व्यापार को होगा। 2.5 दशक पहले शुरू हुई संसार प्रसिद्ध गंगा आरती की लोकप्रियता के पीछे टूरिस्ट को कुछ देर और रोक लेने का यही फलसफा काम कर रहा है। बनारस के लोग आरती की अलौकिकता और दिव्यता का गुणगान इसलिए भी करते हैं। वो अगर धर्म की चीज है तो उसकी खोज का श्रेय वाणिज्य को जाता है। राज परिवारों की विधवाएं कर रही हैं मौत का इंतजार। बनारस में मरने से मुक्ति मिलती है, ये विचार हिंदू मन में तीर की तरह धंसा हुआ है। लोग मरने के लिए यहां आते हैं, परिजनों और बंधु बांधवों के साथ। सिर्फ इस एक बात ने बनारस की कहानी में एक महाकाव्य की तासीर पैदा कर दी है। नेपाल और भूटान के राज परिवारों की सैकड़ों विधवाएं यहां मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हैं। ललिता घाट के ऐसे ही एक गेस्ट हाउस में 81 साल की महामाया बोराल सिक्किम से आकर पिछले 50 बरस से इंतजार कर रही हैं, लेकिन कमबख्त मौत है कि आती ही नहीं। महामाया और उनकी दर्जन भर प्रतीक्षारत सहेलियों का उल्लास देखकर कोई भी अचंभित हो जाए। उनकी दिनचर्या किसी कविता जैसी है। अल्ल सुबह गंगा स्नान और विश्वनाथ जी का दर्शन, आश्रम लौटकर कीर्तन और जलपान, फिर रोजाना का काम। कोई दिए की बाती बनाती हैं, कोई नकली मोतियों की माला गूंथती हैं, तो कोई टॉफी पर कागज चढ़ाती हैं। दोपहर का भोजन, शाम को दोबारा गंगा स्नान और फिर नृत्यमय कीर्तन और रात्रि भोज। मृत्यु के यकीन को आंचल में गांठ की तरह बांधकर निर्भय निसंग आगे बढ़ता जीवन। 15 दिनों तक नहीं मरे तो रहने की व्यवस्था कहीं और करनी होगी। बनारस के शमशान मणिकर्णिका घाट पर एक भवन है, काशी लाभ मुक्ति भवन। उसमें भी रहकर लोग मृत्यु का इंतजार करते हैं, लेकिन उस मकान के बाहर साइन बोर्ड पर एक बात ऐसी लिखी हुई है जिसे पढ़कर हंसी आती है, डर लगता है और प्यार भी उमड़ता है। वाक्य पर ध्यान दें। कोई यहां अधिक से अधिक 15 दिन रह सकता है। अगर यहां रहकर कोई 15 दिनों तक नहीं मरा तो उसे अपने रहने की व्यवस्था कहीं और करनी होगी। वहां लिखी यह बात बार बार याद आती है। बीते 2 दशकों में बनारस की शक्ल तेजी से बदली है। गंगा घाटों का होटलीकरण हुआ है, नगर की स्काईलाइन खतरे में है, लालच बढ़ा है और त्याग की उम्र कम हुई है। स्मृति पर हमला हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा कमजोर हो गई तो संगीत, नृत्य और नाटक सीखने वालों ने संस्थानों का रुख कर लिया, जबकि संस्थानों की आभा घट ही रही है। महान रचनाओं की पांडुलिपियां एक दूसरे से रगड़ खाकर टूट गईं। कबीर की माला को थाईलैंड के चोर उड़ा ले गए। रामलीला में निराशा है और हिस्सेदारी की भावना पस्त हो रही है। लेकिन मेले में भीड़ है,
नए उत्सव आ गए, लेकिन पुरानों की आभा भी उतनी कम नहीं हुई। सीखने की कमी है, लेकिन अभिव्यक्ति के अवसर बढ़े हैं। आबादी और ट्रैफिक ने चुनौतियां बदल दी हैं। लोगों का आसानी से आना जाना मुश्किल है, लेकिन इस बात ने स्थानीय व्यापार को बचाया ही है। चाहे तो आप बनारस को उसकी गंध से भी पहचान लें। कहीं इत्र है, कहीं पान, गरम मसालों और मिठाइयों की गलियां अलग हैं। एक गुड़ का बाजार है, एक फूल का। महक कमजोर हुई है, लेकिन दूसरी खुशबुएं भी तो आई हैं। बनारस ने सब कुछ को शामिल किया है। कोई भी यहां अन्य नहीं है। बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और गुजराती लोगों के नदी किनारे बड़े बड़े मोहल्ले हैं, और इन सबको एक में मिलाकर संपन्न लोगों का नया महानगरीय बनारस भी यहीं तन रहा है। निर्माण की धूल बहुत उड़ रही है और उसने आसमान को पिछले दशक भर से घेर रखा है, लेकिन उसी धूल के बीच 350 साल पुरानी बनारसी साड़ी की दुकान किसी भविष्य की तरह चमकती है। इस दुकान ने ग्लोबल मार्केट के साथ चलना सीखा है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके दमखम और गुणवत्ता की आजमाइश के रोजाना अखाड़े हैं। बनारस जितना भीतर है, उससे कहीं ज्यादा बाहर है। वो जितना बिस्मिल्लाह की तरह संस्थापित है, उतना ही रविशंकर की तरह विस्थापित। 7 समंदर पार भी वो बनारस बनारस ही बचता है। जिन्हें इस शहर ने ठुकरा दिया, वे इस बात में धन्य हैं, गो वहां नहीं प वहां के निकाले हुए तो हैं। काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। बनारस की नागरिकता समयातीत है। यहां रहने का आनंद चालू वक्त को चुनौती देते रहने में ही है। आप या तो इस पार अतीत में रहें या उस पार भविष्य में। जीवन यहां किसी अर्थ में असंभव है, क्योंकि वो अतियों के ताने बाने से बुना गया है। तो बनारस में आपका स्वागत है। वो अगर आपको निकाल बाहर भी कर दे, तो इसे अपना सौभाग्य मानिए।